हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट उर्दू हो जाता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग जानेंगे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब तक आपको, जैसे हमने आपसे कहा कि अधिगम क्या होता है, तो आपने कहा कि अधिगम हमको नहीं पता है, लेकिन हमने कहा सीखना क्या होता है, तो आपने कहा मैम हमको सीखना पता है कि जो हम सीखते हैं या लर्निंग करते हैं तो उसको भी आपको पता है, लेकिन अधिगम नहीं पता है। ठीक, तो आपको सिर्फ क्या है, लिखा हिंदी में अधिगम का मतलब नहीं पता है कि होता क्या है, क्योंकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझा जाता है। तो फिर आप अमोजिश के मतलब क्या, जैसे अगर आप अमोजिश के मतलब नहीं जानते तो आपको नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है, लर्निंग, सीखना, अधिगम। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो बहुत सी चीज़ें इससे ही रिलेटेड आती है, बहुत सी चीज़ें क्या पूरा पेपर ही इससे रिलेटेड बना होता है, क्योंकि भाई अमोजिश क्या है, तो भाई अधिगम है, यानी सीखना है। बच्चा क्या करता है, सीखता है, ज़िंदगी भर अमोजिश करता है, यानी जब से पैदा होता है और जब तक क्या नहीं होता है, जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यानी अमोजिश करता रहता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसी के साथ में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझ लें। अमोजिश मतलब होता है अधिगम, इक्तसाब या तहसील, यानी अर्जन, यानी मातृभाषा। मातृभाषा जो आपकी होती है, यानी मादरी ज़बान जो होती है, तो उसको आप क्या करते हैं, वो जैसे इक्तसाब करते हैं ना आप चीज़ों को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मिल जाती हैं बिना सीखे हुए, कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो आपको सीखना पड़ता है ना। कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो हम ऊपर से, जब हमारी पैदाइश होती है तो हम वो चीज़ें लेकर पैदा होते हैं, जैसे रोना है ना, ये तो हम लोग लेकर ही आते हैं कि अगर भूख लगी तो रोए, और प्यास लगी तो रोए, कोई तकलीफ़ हुई तो रोए, मुस्कुराना, चूसना, कोई चीज़ मिल गई तो उसको चूसने लगते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपका हो जाता है इदराकी या उकूफ़ी। इदराकी या उकूफ़ी संज्ञानात्मक जो बुद्धि से संबंधित होता है ना, जो चीज़ें क्या होती हैं, बुद्धि से संबंधित होती हैं, उनको क्या कहते हैं, इदराकी या उकूफ़ी, और यही संज्ञानात्मक है। और तरसील क्या है, संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन, यानी दो लोग हैं, दो जन हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, यानी संप्रेषण करने, यानी तरसील कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपकी एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। अंदाज़े नज़र यानी उपागम हो जाता है। हवासे खमसा यानी इंद्रियां हो जाती हैं, जैसे आपकी आँख है, आपका मुंह है, आपके हाथ है, आपकी नाक है। भाई नाक क्या है, सूंघते हैं उससे, आँखों से क्या है, देखते हैं, हाथों से क्या करते हैं, चीज़ों को टच करते हैं, छूते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। सियाक व सबाक यानी संदर्भ होता है। समई ज़राई यानी श्रव्य सामग्री, यानी जिससे हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं। श्रव्य यानी समई, यानी क्या होता है, सुनकर। तो सुनकर, जैसे रेडियो है आपका, तो आप सुनकर इससे क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। तो इस तरह से आप समझे इसको। बसरी ज़राई का मतलब होता है दृश्य सामग्री, जो आप देखते हैं, देख कर क्या करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो क्या होती है, बसरी ज़राई। समई व बसरी ज़राई, तो ये होता है आप देख कर भी और सुन कर भी, आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और तालीम को हासिल कर रहे हैं, इल्म को हासिल कर रहे हैं। तो यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी समई व बसरी ज़राई। उसके बाद है समूलियाती तालीम। तो समूलियाती तालीम का होता है समावेशी शिक्षा। अब शिक्षा कैसी है, यानी तालीम कैसी है, तो समूलियाती तालीम है। बच्चों को हम कैसे क्या करेंगे, हम कैसे तालीम देंगे, तो हम ये नहीं लड़का है कि लड़की है, अमीर है या गरीब है, कैसा है, हम ये सभी चीज़ों को अलग हटा के हमारा मेन मकसद क्या है कि हमको बच्चे को तालीम याफ्ता करना है, यानी उसको तालीम देना है, चीज़ों को सिखाना है। तो ये क्या हुआ, समूलियाती तालीम। उसके बाद है मुसलसल जामी है, तो सतत एवं व्यापक। मुसलसल
सतत यानी लगातार, जैसे आपका क्या मूल्यांकन होता है तो कैसे सतत भी होता है, यानी रोज़ होता है, रोज़ क्लास में होता है, रचनात्मक होता है, यानी बच्चे कितना सीख रहे हैं, क्या चीज़ें सीख रहे हैं, रोज़ देखा जा रहा है, यानी सतत। व्यापक मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, यानी बच्चे बड़े क्षेत्र में, यानी उनकी हर एक चीज़ पे नज़र रखी जाती है, हर एक चीज़ को देखा जाता है, आज भी देखा जा रहा है। जैसे रोज़ पर डे वाला, एक होता है मंथली और एक होता है 6 मंथली, एक होता है एनुअल, यानी ये सभी चीज़ें। तो सतत एवं व्यापक यानी मुसलसल जामी है। मुआदिन आमोजिश यानी सुगम करता, मुआदिन आमोजिश यानी जो सुगम, हम जब नॉलेज ले रहे होते हैं, ज्ञान ले रहे होते हैं, तालीम ले रहे होते हैं, तो हमको कोई चीज़ क्या करती है, मदद करती है ना, तो वो क्या होते हैं, सुगम करता होते हैं। जैसे हमारे TLM है, हमको क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे भाई तख्त स्याह है, तख्त स्याह यानी बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, तो वो क्या करता है, हमको हेल्प करता है ना, हम जो चीज़ें सीख रहे हैं, सीखने में हमारी हेल्प करना है। चॉक हो गया, डस्टर हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, हमारा क्या करती हैं, ये TLM है ना। मशरू यानी मफरूज़ात, मफरूज़ात यानी परिकल्पना, यानी कल्पना करना। जैसे कैसे होता है, कहानी के माध्यम से होता है, कहानी के ज़रिए होता है बच्चों में परिकल्पना, यानी मफरूज़ात कैसे होता है, तो कहानी के ज़रिए होता है। बच्चा कहानी में, कल्पना में बह के चला जाता है कि वो सोचता है हाँ ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा था वैसा था, जैसे आप कहानी में बताते चले जाते हो वैसे वैसे बच्चा समझता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है मुआलज़ाती इस्लाही। तो मुआलज़ाती इस्लाही यानी उपचारात्मक शिक्षण। हमने देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस किया कि जो मुआलज़ाती तालीम होती है, मुआलज़ाती या इस्लाही, तो इसमें क्या होता है, बच्चे में जो कमी होती है उसमें सुधार किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मुआलज़ाती इस्लाही। तो इसमें हो जाता है। तो और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जिन्स होता है, लिंग होता है, भाषा कौशल यानी ज़बान की महारतें, जिसको भाषा कौशल कहते हैं। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें अलग भी किया जाता है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ग्रहण करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो रिसिप्टिव स्किल कहलाते हैं। रिसिप्टिव स्किल आप कह सकते हो तहसीली हुसूली, यानी उर्दू में आप कहेंगे तहसीली हुसूली, आखज़ी महारत, और हिंदी में आप ग्रहणात्मक शिक्षा बोलेंगे, और इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, रिसिप्टिव स्किल। तो ये हो जाती है, ये आपकी कौन कौन सी हो जाती हैं, जैसे सुबह पाली, तो सुनना और आपका पढ़ना। भाई आपने क्या किया, सुनकर चीज़ों को रिसीव किया, रिसिप्टिव स्किल कहलाएगा, ग्रहण कर दिया। और पढ़कर भी आपने चीज़ों को सीखा, ग्रहण किया, रिसीव किया, रिसिप्टिव स्किल कहलाया। तो यानी तहसीली और हुसूली जो आपका हो जाता है वो ग्रहणात्मक कौशल हो जाता है, यानी सुनना और पढ़ना, इसको अलग करना आप लोग सीखें। हिंदी में भी इसको हमने बताया था, आप लोग से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और इसमें भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो लैंग्वेज मतलब वो चीज़ अलग की है कि वो लैंग्वेज आपकी हिंदी है, ये लैंग्वेज आपकी उर्दू है, तो चीज़ें तो वही होंगी ना। बच्चे को हमको तालीम याफ्ता करना है, हमको उसको क्या करना है, शिक्षा देना है। तो जब हमको बच्चों को शिक्षा देना है तो तरीके तो नहीं बदलेंगे, भाषा कुछ भी हो, तरीका वही रहता है। कहते नहीं कि इंसान में अच्छाइयाँ हैं, वो इंसान वो है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है वो किसी दूसरी ज़ात का है, दूसरी बरादरी का है, ऐसा नहीं, वो चीज़ नहीं, इंसान है। और जो वो सच बोलता है ये इसकी अच्छाई है। ये नहीं पता कि वो कौन ज़ात का है, कौन बरादरी का है, कौन धर्म का है, कुछ नहीं, वो इंसान सबकी मदद करता है, वो चीज़। तो यहाँ पे इस तरह से समझे कि आपकी ये लैंग्वेज है उर्दू, लैंग्वेज है हिंदी, लैंग्वेज है इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो, संस्कृत हो, लेकिन मेन मकसद क्या है, बच्चों को क्या करना, बच्चों को तालीम याफ्ता करना, है ना। तो बस यही चीज़, इस तरह से आप चीज़ों को सीखें। और त्रिभाषा सूत्र से लिसानी फार्मूला हो जाता है, और मादरी ज़बान यानी मातृभाषा हो जाती है। मादरी ज़बान बच्चा कहाँ से सीखता है, तो अपनी माँ से सीखता है। सबसे पहले भाई बच्चा अपनी माँ के संपर्क में आता है, यानी जो उसकी माँ होती हैं उन्हीं के, और उसके बाद वो अपने घर में जो बड़ों के संपर्क में आता है तो बड़ों से सीखता है। देखिए हम सभी लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि भाई आप लोगों के कमेंट भी आने लगते हैं कि मैम आप उर्दू में हिंदी भी बोल रही हैं, लेकिन भाई सभी चीज़ों से आप समझे। अगर हम सिर्फ आपको एक ही चीज़, जैसे मादरी ज़बान हमने बता दिया,
और आगे बढ़ गए। तो आपको क्या पता कि मादरी ज़बान का क्या मतलब है? तो मातृभाषा है। तो जब मातृभाषा यानी मदर टंग है तो तीनों लैंग्वेज में हम लेकर चल रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। ऐसा नहीं, क्योंकि कमेंट का तो ये होता है कि कहते नहीं है कितना भी कुछ भी हो जाए आप 99% अगर लोगों की फेवरेट है तो 0.1% आप किसी की नहीं भी फेवरेट होंगी। वो बात अलग की है कि हम आपको कितना भी अच्छा पढ़ाएं, कितनी भी अच्छे तरीके से समझाएं, लेकिन अगर आपको कमेंट करना है तो आप कर ही देंगे। उन चीज़ों का नहीं रहता है, बस हमारा ये रहता है कि आप लोग अच्छे से सीख जाएं। ठीक है, तो हम तीनों लैंग्वेज में बात करते हुए चल रहे हैं जिसमें आप आसानी से सीख पाएँ। ठीक है, और बाकी आप लोग अगर सेशन भाई पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर उसके बाद हम कवायद यानी व्याकरण होता है, तो उसके बाद आपका हो जाता है मुँह ज़बानी यानी मौखिक होता है, मुआशरा यानी समाज होता है। जैसे जो इंसान होता है वो कैसा होता है? तो वो सामाजिक प्राणी होता है, यानी मुआशरा में रहता है और वहीं से चीज़ों को सीखता है। कहाँ रहता है? तो मुआशरा। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें आप थोड़ा सा इसको और भी देख लें, बाकी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम नहीं रह गया ना आप लोगों के पास। देख लीजिए, आप लोग इसको समझ लें। जितना बताया वो चीज़ें आप लोगों के लिए खैर इनफ होंगी, क्योंकि आपको पता है मादरी ज़बान क्या होती है, ये भी आपको पता है हो गया। शमूलियाती तालीम क्या होती है ना, हवास खमसा क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता हो गई। और आप लोग एक बार देखें, नहीं समझ में आता दोबारा देखें, तो 1 से 2 बार देखेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती रहेंगी। ठीक है, और हम अब थोड़ा सा ग्रामर की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर। कवायद क्या होता है? तो ग्रामर होता है। इसमें कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जैसे इस्म का मतलब क्या होता है? इस्म किसको कहते हैं? तो जो संज्ञा आप लोग पढ़ते हो ना, संज्ञा, इसी को इस्म कहते हैं, या आप नाउन कह सकते हो। ठीक है ना। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे? तो लिखें, देखिए ऐसे लिखेंगे, ऐसे कलमा या लफ्ज़ को कहते हैं, यानी इस्म ऐसे कलमा या लफ्ज़ को कहते हैं जिससे किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो। यानी जैसे अभी हमने आपको बताया कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, तो व्यक्ति मतलब शख्स, वस्तु यानी चीज़, व्यक्ति, वस्तु या स्थान यानी जगह, तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जगह का नाम मालूम हो, जैसे शाहिद, कलम, दिल्ली वगैरह, यानी किसी शख्स का नाम है ना। नाउन वो है जो आपके आसपास में हर एक की वो चीज़ नाउन है। तो यानी जैसे शाहिद भाई किसी का नाम हो गया, कलम जैसे कोई वस्तु हो गई, दिल्ली कोई जगह हो गई वगैरह, यानी कि इत्यादि ETC है ना। तो और भी चीज़ें आप बहुत लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें लिखें, ज़रूरी नहीं आप यही नाम लिखें भाई। दिल्ली की जगह पे आप आगरा लिख सकते हैं, शाहिद की जगह पे आप कोई और नाम लिख सकते हैं, कलम की जगह पे आप मेज़ लिख सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हुर्फ, तो आपको हुर्फ यानी अक्षर जो होते हैं ना, ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यानी भाई जब जुड़ेंगे तभी तो उसमें कुछ मतलब निकलेगा ना, जब तक वो नहीं जुड़ते तब तक कोई मतलब नहीं निकलता है। तो जैसे तन्हा बोलने या लिखने में इसके मानी नहीं निकलते, मसलन से, को, पर, नीचे, ऊपर वगैरह। अब से मतलब हमने तुमसे कहा, तो देखिए ये चीज़ समझ में आ रही है। सिर्फ हमने से बोला तो आप हमने क्या से बोला नहीं आप समझ रहे हैं, है ना। जैसे को, भाई खाली हमने को बोला तो आप नहीं समझ रहे हैं, उसको ये चीज़ दे दो तो समझ में आ रहा है कि किसी के लिए कहा जा रहा है, उसको ये चीज़ दे दो। तो यहाँ पे हो गया। या नीचे, सिर्फ नीचे से नहीं आप समझ पा रहे हो, वो नीचे गया तो क्या है, इसके मानी निकल रहे हैं, है ना। तो ये हुर्फ हो जाते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे फाल। ये देखिए आया हुआ है 2023 में आया हुआ है,
इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम समझ लें फ़ाल ऐसे कलमा को कहते हैं। पहले फ़ाल कहते किसको हैं वो समझ लें। तो फ़ाल जो होता है वो होता है वर्ब यानी क्रिया, है ना, वर्ब यानी क्रिया होता है। ऐसे कलमा को कहते हैं जिससे काम का होना या करना जाहिर हो। जाहिर हो यानी पता चले काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मसलन यानी उदाहरण, जाहिद खाना खा रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। यहाँ पे जाहिद खाने को क्या कर रहा है, खा रहा है, यानी यहाँ पे खाना जो है यानी खाया गया, यानी ईटिंग की गई ना, ईट किया गया, तो वो चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ पे जाहिद खाना खा रहा है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इससे इस चीज़ का पता चल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, फ़ाल कहते हैं। उसके बाद ज़मीर, तो ये क्या होता है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। जो ज़मीर हो जाता है वो होता है सर्वनाम। क्या होता है, तो सर्वनाम होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, जो कलमा किसी इस्म के बदले बोला जाए, यानी इस्म के बदले यानी संज्ञा के बदले, है ना। तो जब किसी इस्म के बदले में बोला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे तुझे, वो, मैं, हम वगैरह। अब संज्ञा अगर यहाँ पे होती तो हम ऐसे तो नहीं बोलते कि तुझे, हम कहते किसी का नाम हामिद, है ना, हम ले लेते जाहिद, कुछ ऐसा नाम ले लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुझे ऐसे इंडिकेट करके कहा जा रहा है, यानी कि संज्ञा की जगह पे बोला जाता है सर्वनाम। तो वो तो आप जानते हैं, वो कौन है आप ये नहीं पता है। और अगर संज्ञा में कहते हैं तो वो आप किसी का नाम लेते हैं, है ना। और यहाँ पे हम है, बहुत सारे लोग हैं इसलिए हम हैं। लेकिन वैसे अगर आप संज्ञा में कहते हैं तो कोई होता है ना, कोई शख्स होते, कोई लोग होते, तो वगैरह यानी इत्यादि और भी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। अब हम लोग चलते हैं 2023 का पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे। फिर हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे, वहीं पे रोक देंगे क्लास को, और फिर हम उसके बाद में आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 2023 के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो इसमें मारूजी सवालात यानी कि जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाता है, तदरीसी मुआदिन अशिया क्या है, यानी शय क्या है। तो इसमें ब्लैक बोर्ड हो गया, मेज़ हो गई, स्कूल बस हो गई, कुर्सी हो गई। तो ब्लैक बोर्ड देखिए, बताया हमने कि जो TLM होता है वो आपका ब्लैक बोर्ड है, यानी कि जितनी भी चीज़ें आप जब बच्चे को तालीम दे रहे हैं उसमें आप वो मदद कर रही है तो वही होती है, ठीक है। तो यानी ब्लैक बोर्ड है, तो आप फर्स्ट नंबर पर टिक कर देंगे। उसके बाद सवाल दूसरा है, इल्म की जमा क्या है। जमा यानी बहुवचन, वाहिद मतलब एक वचन। तो इसमें आलिम, उलूम, कसब या दरजात है यहाँ पे। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा, तो सेकंड में आपका सेकंड यानी उलूम होगा। उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है, इस्म की जगह पर बोले जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है उसका 4 यानी ज़मीर, यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा। और यानी ज़मीर क्या होता है और इस्म क्या होती है। तो इस्म आपकी हो जाती है संज्ञा, और ज़मीर क्या हो जाता है, तो सर्वनाम। तो संज्ञा की जगह पर जो बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस्म की जगह पर बोले जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, तो ज़मीर कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तदरीस से पहले का अमल है तो क्या है, बच्चों को लफ्ज़ का मानी बताना, बुलंद ख्वानी करना, तलफ़ुज़ की इस्लाह या मंसूबा सबक तैयार करना। तो इसमें आपका क्या है, बच्चों को लफ्ज़ व मानी बताना। तो सबसे पहले बच्चा आएगा, आप उसको लफ्ज़ और मानी ही बताने लगेंगे। बुलंद ख्वानी यानी ज़ोर ज़ोर से उसको पढ़ाने लगेंगे। तलफ़ुज़ की इस्लाह यानी आप उसकी कवायद ग्रामर को सही कराएंगे कि नहीं तलफ़ुज़ तुम्हारा ठीक नहीं है, इसको सही ढंग से बोलो। अगर वो जबान कह रहा है तो आप कहोगे नहीं ज़बान बोलो, है ना। तो ऐसा नहीं है,
सबसे पहले आपको क्या करना है, मंसूबा सबक तैयार करना है, यानी लेसन प्लान तैयार करना है। क्यों? क्योंकि जब आप लेसन प्लान तैयार करेंगे तो आप जो बच्चों को तालीम देंगे यानी शिक्षा देंगे, वो जो तालीम होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपका 4 ऑप्शन राइट है, यानी मंसूबा सबक तैयार करना। इसमें आपको ये नॉलेज हो जाती है कि हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। भाई 30 से 35 मिनट का आपको टाइम मिला है, आपने उसी के अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान बनाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चों को क्या करेंगे, तालीम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तकरीर करने से कौन सी लियाकत में इजाफा होता है? तो खुशखती, या यहाँ पे है मजमून निगारी, या ज़बानी लियाकत, या खतूत नवेशी। तो यहाँ पे आपका देखिए, अगर पहले हम वो देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो खुशखती का मतलब होता है सुलेख, जो आप राइटिंग करते हो, सुलेख करते हो, सु प्लस सुंदर लेख बताया था ना हिंदी में, वो तो सुलेख। तो खुशखती मतलब होता है सुलेख होता है। मजमून निगारी यानी ऐसे होता है। और उसके बाद है ज़बानी लियाकत। ज़बानी लियाकत यानी ज़बान में जो सारी दुरुस्तगी होती है ना, वो ज़बानी लियाकत होती है कि बच्चा ज़बान जो बोल रहा है वो सही से बोल रहा है, वही चीज़। और मंसूबा यहाँ पे देखिए, खतूत नवीशी, खतूत नवीशी यानी ख़त। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तकरीर करने से कौन सी लियाकत में इजाफा होता है? तो ज़बानी लियाकत में होता है ना। क्यों? यहाँ पे ज़बानी लियाकत या खतूत नवीशी, ज़बानी लियाकत, क्योंकि भाई जब आप तकरीर करेंगे, तकरीर का मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये हम तकरीर कर रहे हैं, चीज़ों को आपसे बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो हमारे जो तलफ़ुज़ गलत होंगे तो वो सही हो जाते हैं। तो यानी तकरीर करने से कौन सी लियाकत में इजाफा होता है? तो ज़बानी लियाकत में। अगर हमारे में कोई दुरुस्तगी नहीं है, हमारे तलफ़ुज़ कुछ गड़बड़ हैं, तो क्या होगा, हमारे चीज़ें वो सही होंगी, हमारे तलफ़ुज़ क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, अब आप लोगों के जो क्वेश्चन हो जाते हैं, मुख्तसर तरीन सवालात स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, फ़ाल की तारीफ़ वाज़ी करें, यानी फ़ाल की तारीफ़ आपको लिखनी है। तो अभी हमने आपको बताया कि फ़ाल का मतलब क्या होता है। तो फ़ाल का मतलब यानी फ़ाल किसको कहते हैं? तो वर्ब को कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे कलमों को कहते हैं जिससे काम का होना या करना ज़ाहिर हो। मसलन जाहिद खाना खा रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। आप इस तरह से लिख देंगे। और अभी बताया कि ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मादरी ज़बान किसे कहते हैं? तो मादरी ज़बान का मतलब होता है जो बच्चा अपने घर से सीखता है, वो मादरी ज़बान होती है। तो सबसे पहले बच्चा किसके पास होता है? तो अपनी माँ के पास होता है, और उन्हीं से मादरी ज़बान को सीखता है। और यही ज़बान को लेकर वो स्कूल में क्या होता है, दाखिल होता है, जहाँ पे उसको क्या किया जाता है, भाई तालीम दी जाती है। लेकिन मादरी ज़बान को भी इज़्ज़त देना है हमें। ऐसा नहीं कि बच्चे से कहें नहीं तुम मादरी ज़बान में नहीं बोल सकते, तुमको बोलना है जैसे स्कूल में बोला जा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, उसकी मादरी ज़बान की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो मादरी ज़बान आपने समझ ली किसको कहते हैं। मादरी ज़बान कहते हैं जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है। तो बस आपको यही लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, ज़बान की तदरीस में बैतबाजी का एहतमाम क्यों रखा जाता है या क्यों किया जाता है? तो भाई आपको पता ही है कि ज़बान की तदरीस यानी शिक्षण है ना। तदरीस का मतलब क्या होता है? तो शिक्षण हो जाता है। तो शिक्षण में जाहिर सी बात है कि ज़बान का हमको क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, हमको अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, अपने तलफ़ुज़ों को सही रखना चाहिए। तो इस तरह से हमको यही सब चीज़ें लिखनी है ना। उसके बाद है ख़बर और असर के जमा अल्फाज लिखें। तो आपका खबर मतलब ये होता है कि खबर एक खबर है, और बहुत सारी जब खबरें मिलती हैं तो क्या बनता है, तो अखबार होता है। यानी खबर का जो वाहिद तो खबर है और जमा अखबार हो जाता है। ठीक है, और आपका क्या है यहाँ पे असर के जमा अल्फाज लिखें। असर के आपके असरात हो जाते हैं,
लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, इनमें ज़बान सीखने का पहला इल्म कौन सा है? तो हमने आपको देखिए हिंदी में भी बताया, सुबोपाली से बताया, ठीक है ना। तो सुबोपाली से हमने आपको बताया था कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाता है? तो सुनना हो जाता है। बच्चा क्या करता है? सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। इसमें भी देखिए इस तरह से आपको निकालने रहते हैं कि ये आपके कौन से हो जाते हैं? तो रिसेप्टिव स्किल हो जाते हैं, कि आप ग्रहणात्मक यानी रिसेप्टिव स्किल हो जाते हैं। तो ये भी हमने आपको बताया है और डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी समझ लें। और उसके बाद आपका हो जाता है मुहावरा। बोलबाला होना को एक जुमले में इस्तेमाल कीजिए, यानी जुमला भी आपको उसमें भी इस्तेमाल करना है, जुमले में। तो बोलबाला होना यानी डंका बजना, नाम होना, आप ऐसे लिख सकते हो। और प्लस आप इसका क्या कर सकते हो? इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो जुमले में, कि भाई किसी का भी आप नाम ले लीजिए, कोई भी एक नाम रख लीजिए, जैसे जाहिद है ना। तो जाहिद का तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बोलबाला हो गया। भाई जाहिद ने जो एग्ज़ाम दिए थे, जो पेपर दिए, जो इम्तिहान दिए, तो उसमें बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने पास किया। तो उनका तो क्या हुआ? उनका तो बोलबाला हो गया। तो इस तरह से आप अच्छे से लिख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें तो आप लोगों को खुद ही आती होंगी, ऐसा नहीं, आप लोग जुमलों में कर सकते हो। जैसे वाक्य प्रयोग तो आप लोग बहुत अच्छे से बना लेते हो ना, बस वही। अब आपके ये जो हो जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको देख लेते हैं। कवायद की तदरीस क्यों ज़रूरी है? तो भाई कवायद होता क्या है? कवायद होता है ग्रामर। तो ग्रामर क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि आपकी जब ग्रामर अच्छी होती है, जैसे कहते नहीं भाई आपकी ग्रामर नहीं अच्छी है, तो जब ग्रामर नहीं अच्छी होती तो उसमें पाई मात्रों की नॉलेज आपको नहीं अच्छे से होती है। लिखना कुछ और होता है, छोटी की मात्रा लगानी होती है तो बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, तो इस तरह से होता है ना। तो यानी कवायद की तदरीस क्यों ज़रूरी है? तो कवायद यानी ग्रामर का शिक्षण इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे हमारे तलफ़्फ़ुज़ अच्छे होते हैं। तलफ़्फ़ुज़ जब अच्छे होते हैं तो हम अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं, अच्छे से बोलते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? कवायद की तदरीस ज़रूरी हो जाती है ना भाई। शिक्षण में ग्रामर का कितना महत्व है वो तो आप लोग जानते ही हैं, बस वही सब लिखना है। और हिंदुस्तानी तहज़ीब की झलक हमें उर्दू अदब की किन इज़ाफ़ में मिलती है? तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि हिंदुस्तानी तहज़ीब की झलक। भाई अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं किसी से, तो उर्दू लैंग्वेज इतनी अच्छी लैंग्वेज है, इतनी मीठी लैंग्वेज है कि आप अगर किसी से बोल रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा गलत भी बोल रहे हैं, यानी गलत का मतलब ये नहीं कि आप अपशब्द बोल रहे हैं, वहाँ का हमारा ये मतलब नहीं था। हमारा ये था कि जब इंसान बोलता है उसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होते हैं और उर्दू में वो बोल रहा होता है, तो ऐसा लगता है ये बंदा बोले और हम सिर्फ सुने। तो ये इतनी मीठी ज़ुबान है, तो इसीलिए इसका क्या है, और ज़्यादातर सभी जगह पे उर्दू ज़बान बोली जाती है ना। इसको सिर्फ यही नहीं है कि नहीं सिर्फ जो है उर्दू सिर्फ मुस्लिम ही बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उर्दू सभी लोग ज़्यादातर बोलते हैं और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? तो उर्दू ज़बान तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके मानी क्या होते हैं? लश्कर होते हैं। जिस तरह फ़ौज में हर तरह के लोग होते हैं, इसी तरह उर्दू में भी सारी ज़बान के अल्फाज हैं। उर्दू ने तमाम ज़बानों से असर कबूल किया है और इनके अल्फाज को इस खुशलूबी से अपनाया कि वो सिर्फ उर्दू के होकर रह गए, यानी हर कोई उर्दू बोलना पसंद करता है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। और ये किसकी है? तो उर्दू ज़बान जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है 2023 में क्या हुआ था कि 19 ही नंबर का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, जबकि 25 नंबर का आना चाहिए था, तो 19 ही में से आया था। ठीक है, तो इस तरह से आपके दो क्वेश्चन और रह रहे हैं। समई व बसरी अशिया क्या है? कुछ के नाम लिखे। तो समई अशिया और समई व बसरी, देखिए अलग अलग पूछा। अगर साथ में लिखते समई बसरी तो आपको अलग चीज़ लिख रहती, लेकिन यहाँ पे समई व बसरी अशिया। तो समई यानी सुनकर जिससे हम क्या करते हैं? तालीम को लेते हैं।
तो वो हमारी क्या हो जाती हैं, समई अशिया, जैसे रेडियो, टैप रिकॉर्डर, आप इस तरह से लिख सकते हैं। बशरी अशिया यानी कि आप देख कर जिससे इल्म लेते हैं, हासिल करते हैं, वो बशरी अशिया होता है। जैसे आपका हो जाता है भाई किताबें आपकी हो गई, आपका चार्ट हो गया, आपका मॉडल हो गया, ये सभी क्या है, आप देख कर उससे क्या कर रहे हैं, इल्म ले रहे हैं। तो बस यही आपको लिखना है। नश्र या कवायद से मुताल्लिक़ किस सबक का मंसूबा तैयार कीजिए, यानी क्या है, नश्र या कवायद से मुताल्लिक़ किसी सबक का मंसूबा तैयार कीजिए। तो मंसूबा देखिए, लेसन प्लान आया है आप लोगों को, अभी देखिए अभी आप लोगों को हम लेसन प्लान करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और लेसन प्लान क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम हैंड राइटिंग में लिख कर उसको लेकर आए हैं, और आप लोग उसको देखिए और चीज़ों को समझिए किस तरह से लेसन प्लान बनाना है। नस्र में आ जाए, नज़्म में आ जाए, जैसे भी आ जाए आप लोग उसको कीजिएगा। लेसन प्लान ज़रूर आता है, 2 नंबर का होता है और आपको स्पीड के साथ वर्क करना रहेगा। तो चलते हैं हम लोग लेसन प्लान देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, सभी चीज़ों को हम लोग चलते हैं। हम लोग मंसूबा सबक यानी कि लेसन प्लान बनाना सीख लेते हैं। इसको आप लोग भी अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसमें आपके 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो आता है, ठीक है। स्कूल का नाम, दर्जा, तारीख, घंटा, वक्फा, मजमून और सबक, उस्ताद, ये आप लोगों को हेडिंग डालनी है। उसके बाद अमूमी मकासद यानी तलबा में उर्दू के हुर्फ़ों के लिखने और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करना। भाई यही तो होता है ना, आप लेसन प्लान बनाते हो तो इसलिए क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि भाई दिलचस्पी पैदा होती है, आप अच्छे ढंग से उसको पढ़ाते हैं बच्चे को। आप क्या करते हो कि भाई हमको 35 मिनट में हर एक चीज़ को करना है, फीडबैक भी लेना है, हर एक चीज़, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ना आप चीज़ों को पढ़ाते हैं ना बच्चों को। उसके बाद है सेकंड नंबर पे, तलबा को उर्दू अल्फाजों के तलफ़ुज़ को सिखाना, तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना, यानी तलबा को उर्दू अल्फाजों के तलफ़ुज़ को भी सिखाना है और तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा भी करना है ना, यानी इजाफ़ा यानी बढ़ोतरी करना है। तलबा में रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना, यानी क्या है, रवानी के साथ यानी सर पढ़ता चला जा रहा है बच्चा एकदम से अच्छे से बिना अटके हुए, तो वही तो होता है कि रवानी के साथ पढ़ रहा है बच्चा, तो ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद ये है तलबा को उर्दू के 2 हुर्फ़ों को मिलाकर लिखना सिखाना। तो बच्चा सबसे पहले भाई यही तो सीखेगा, पहले आपने क्या सिखाया, 2 हुर्फ़ों को लिखना सिखाया, इस तरह से आप डालेंगे। इमदादी अशिया यानी कि TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो दर्जा में उस्ताद चीज़ यानी चीज़ें वगैरह, और इसमें क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे डस्टर का और तख्त स्याह का, किताबों का, तो इनका सबका करते हैं, ठीक है ना, यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। फिर उसके बाद मौलमा के सवालात और तलबा के जवाबात, यानी मौलमा के सवालात और तलबा के जवाब। तो नल की तस्वीर दिखाकर टीचर ने क्या कहा, यानी मौलमा ने क्या कहा, नल की तस्वीर को दिखाया, तो बच्चे ने कहा ये नल है, ठीक है। भाई टीचर ने पूछा ये क्या है, तो बच्चे ने कहा ये नल है। नल लिखने में कौन कौन से अल्फाज आते हैं, ये किसने पूछा, तो ये पूछा मौलमा ने। तो बच्चे ने कहा नू और लाम ये आता है। टब की तस्वीर दिखाकर ये क्या है, तो मौलमा ने टब की तस्वीर दिखाई बच्चे को, तो बच्चे ने कहा ये टब है, क्योंकि बच्चे जानते थे कि इसको टब कहते हैं, ये टब होता है। तो टब में कौन कौन से हुर्फ होते हैं, तो टे और पे होता है। बच्चों ने बताया कि टे और पे मिलाकर टब बनता है। अब मौलिमा पूछ रही है कि इनको आप कैसे लिखेंगे, तो तलबा खामोश है, यानी तलबा नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप है, यानी ऐलान सबक, यानी ऐलान सबक में अब ये क्या होगा कि जो बच्चों को जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वहीं से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, वही चीज़ों को हम बच्चों को बताएंगे जो चीज़ों का इल्म बच्चों को नहीं है। तो बच्चे आज हम आपको 2 हुर्फों को मिलाकर लिखना सिखाएंगे। जो चीज़ बच्चे नहीं लिखना जानते हैं उन्हीं को तो भाई सिखाएंगे ना। तो पेशकशी, अब मौलमा ने क्या कहा, अब पेशकशी कर रही है, यानी मौलम के ज़रिए तलबा इल्म के ज़रिए। तो नू प्लस लाम नल होता है, बे प्लस सीन बस होता है, और
तलबा क्या है, गौर से सुन रहे हैं। और चे प्लस लाम चल होता है देखते और सुनते हैं, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, तलबा क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि उनको अभी आता तो नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और जब हम सीखते हैं तो क्या करते हैं, खामोशी से बैठकर चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, है ना। अब ये सवालात, ठीक है। तो बस अल्फाज में कौन कौन से हुरूफ हैं, अब वो फीडबैक ले रही हैं, ठीक है। तो बस अल्फाज में कौन कौन से हुरूफ हैं, कल अल्फाज में कौन कौन से हुरूफ हैं, चल अल्फाज में कौन कौन से हुरूफ हैं, ये तो यहाँ पे तख्त सियाह मतलब क्या होता है, ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे तारीख़, मज़मून, उर्दू, घंटा, दर्जा, सबक, दो हुरूफ़ों को मिलाकर। बस अल्फाज में बे और सीन हुर्फ हैं। कल अल्फाज में के और काफ और लाम, क्योंकि हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक में मैच भी कर जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं ना। तो काफ और लाम तो हुर्फ हैं। चल अल्फाज में चे और लाम हुर्फ है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, इस्लाह, जांचना, यानी जांच रहे हैं। तो ये मुअल्लिमा तख्त स्याह पर लिखते हुए यानी दर्जात को तलबा से अपनी अपनी कापी में उतारने के लिए कहती है। यानी मुअल्लिमा क्या कर रही है, तख्त स्याह यानी ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं और बच्चों से क्या कह रही हैं कि अपनी अपनी कॉपी पे सब लोग लिखो, इसको उतारो, यानी नकल करो। यही तो होता है ना, अनुकरण। और उसके बाद है उर्दू ज़बान के, यहाँ पे अब स्टार्ट हो गए हैं, हम लोगों ने लेसन प्लान देख लिया, अब स्टार्टिंग से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को स्किप करके नहीं देखते हैं। ज़बान वसीला है, भाई ज़बान किसका वसीला है, ख़यालात व जज्बात के इजहार का, पढ़ने का, लिखने का, सभी का। तो भाई आप ज़बान से क्या करते हैं, आप ख़यालात अपने और जज्बात का इजहार भी करते हैं, आप पढ़ते भी हैं ज़बान से, है ना। तो ये सभी आपके हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है दरसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्या है, ज़्यादा वक्त सर्फ होता है, यानी ज़्यादा वक्त लगता है। अगर किसी चीज़ में ज़्यादा वक्त लगेगा तो हम उसको क्यों यूज़ करेंगे, आज का दौर तो बहुत फास्ट चलने का है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उन चीज़ों का यूज़ करेंगे जिसमें कम टाइम लगेगा। और दरसी टेक्नोलॉजी जो है तो वो ये तो नहीं हमें बताती कि हमें ज़्यादा टाइम लगाना है ना। तो दरसी टेक्नोलॉजी से दिलचस्पी ख़त्म होती जाती है। तो दिलचस्पी अगर ख़त्म हो जाएगी तब भी हम नहीं सीख पाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। मुश्किल दरसी निकात या मुश्किल मफ़हूम आसान होती हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई चीज़ कठिन है और वो आसान हो रही है तो हमारे लिए ये सही है। उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन मुहासबा व तज़किया है। मुहासबा व तज़किया, देखिए ये क्या है, दरसी व तदरीस के दौरान तालीमी लियाकत जांचने का तरीका है। मतलब आकलन करते हैं, तो आकलन कैसे करते हैं भाई, जांचते हैं। तो भाई दौरान है, यानी हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, हम तालीम दे रहे हैं, तो उसके दौरान भी हम बच्चे को जांचते हैं, फीडबैक लेते हैं ना, कि कोई चीज़ बताया फिर फीडबैक लिया, तो वो चीज़ें क्या है उसके दौरान, यानी तदरीस जो दरसी तदरीस के दौरान तालीमी लियाकत जांचने का तरीका है मुहासबा व तज़किया, तो बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद है बाग व बहार नकात है, तो किसकी, मीर अमन की हो जाती है। तदरीस नस्र का मकसद है, क्या मकसद है, तलबा को ज़बान की खूबियों और इसके सही इस्तेमाल जानिब रुगू करना, ये आपका सही हो जाता है। मुख्तसर सवालात है, लफ्ज़ उर्दू के क्या माने हैं, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा लफ्ज़ उर्दू जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है लश्कर, है ना। तो किसका है, तो तुर्की ज़बान का है। देखिए फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ज्ञानवाणी क्या है, तो ज्ञानवाणी एक तालीम FM रेडियो स्टेशन है जो कि हिंदुस्तान के कई शहरों में है, ठीक है। FM रेडियो, ठीक है, जो आप सभी लोग उसे गाने, मनोरंजन, शिक्षाप्रद चीज़ें, सभी चीज़ें हम लोग सभी लोग सुनते हैं।
खुतूत की दो किस्में कौन सी है, यानी ख़त लिखने की दो किस्में कौन सी हैं, तो निजी भी है और कारोबारी भी है। दो तरह से ख़त लिखे जाते हैं। फ़नी महारत कौन कौन सी हैं, नाम लिखें। फ़नी महारत तो भाषा कौशल जो है, तो फ़नी महारत आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इतना मतलब डिटेल में भी चीज़ों को लिख सकते हैं। किसी भी ज़बान की तालीम का मकसद बच्चे में 4 तरह की सलाहियत पैदा करना है, यानी फ़नी महारत की 4 किस्में होती हैं। आप ऐसे लिखकर, जैसे लघु में आ जाता है यानी शॉर्ट में आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे लिख देंगे कि किसी भी ज़बान की तालीम का मकसद बच्चा में 4 तरह की सलाहियतें पैदा करना है, यानी फ़नी महारत की 4 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो सुबोपाली हमने हिंदी में आपको सुबोपाली से बताया है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हो जाता है, तो आप लोग इसको लिखेंगे सुनना सिखाना, बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना और लिखना सिखाना, ये 4 हो जाती हैं। और अगर आपका वेरी शॉर्ट में आता है तो आप लोग बस इतना ऐसे लिख देंगे, है ना। तो आपके मतलब आपका 1 नंबर का है, तो उसी तरह से आप वर्क करें, जैसा आपका क्वेश्चन हो वैसे आप लोग वर्क करें। मुकालमा नश्र की किस सन्निफ का जज है, तो मुकालमा नश्र की ड्रामा निगारी सन्निफ का जज है। किसका है, तो ड्रामा निगारी सन्निफ का जज हो जाता है। जगह में आकर इधर उधर देखा, तो यानी जग में है यहाँ पे, जग में आकर इधर उधर देखा तो ही आया नज़र जिधर देखा, किसका शेर है, तो जोज़ा मीर दर्द का ये शेर हो जाता है। उसके बाद है, कभी कभी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है ना, तो हो जाता है। नज़्म तालीम में उर्दू ज़बान की क्या अहमियत है, तो उर्दू ज़बान की अहमियत पर मुख्तसर नोट लिखें। कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, जहाँ पे उर्दू ज़बान की बात हो, बस आपको वही लिख देना है। उर्दू ज़बान की इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। इंसान क्या है, इंसान समाजी हैवान है, यानी समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है, तन्हा नहीं रह सकता। वो हमेशा ख़ानदान, समाज, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब से ताल्लुक़ कायम करता है। क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंसान होता है वो समाज में रहता है, क्योंकि वो समाज में रहना पसंद करता है, सभी से मिलजुल कर रहना पसंद करता है ना। इन सारे ताल्लुक़ात की बुनियाद ज़बान है। और इनके अलावा मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ फ़र्क़ों के बहमी ताल्लुक़ात की क्या हो जाता है, बुनियाद भी ज़बान है। ज़बान के ज़रिए लोग एक दूसरे के ख़यालात से वाकिफ़ होते हैं, है ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जब बोलेंगे, नहीं कहते नहीं बोलने से सब कुछ होता है, जब आप बोलेंगे तभी लोग आपसे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। जब आपसे बातचीत करेंगे तो आपके बारे में जानेंगे, तो जब जानेंगे तभी तो कोई आपकी अगर प्रॉब्लम है तभी तो उसका सलूशन आपको मिल पाएगा। तो यानी बोलना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ज़बान क्या है, तो ज़बान यही तो है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक यानी उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो नज़्म तालीम में उर्दू ज़बान की क्या अहमियत है, आपको इस तरह से लिख देना है। यानी जो इंसान है वो समाज में रहता है, और समाज में भाई सभी से मिलजुल कर रहना होता है। और जब मिलजुल कर, आप ऐसे तो नहीं रहेंगे भाई किसी के पास जाके चुपचाप खड़े हो गए तो क्या आप समाज में रह रहे, नहीं, आपको उनसे बात करना है। तो बात करने का ज़रिया क्या है, ज़बान है ना। तो इस तरह से आप लिख देंगे। ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे ही आप ज्यों का त्यों, यानी जैसे का तैसा ही छाप दें, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने तरीके से अपनी यानी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं जैसा हमने लिखा है वैसे ही सेम आप लिखें। लेकिन आपको ये तो पता हो गया ना कि उर्दू ज़बान के बारे में हमें कैसे लिखना है। उर्दू ज़बान के तरीक़ा तदरीस पर रोशनी डालिए। देखिए वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। उर्दू ज़बान के तरीक़ा तदरीस मंदरजा ज़ेल है। मंदरजा ज़ेल यानी निम्नलिखित है। तरकीबी तरीक़ा, तहलीली तरीक़ा, और आपका हो जाता है तहलीली तरीक़ा, महलूत तरीक़ा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे उर्दू, यहाँ पे ये वाला आप देख लें। यहाँ पे ये एक ही जैसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक जैसे नहीं, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास एक कम। तालीम में तदरीस नज़्म का क्या मकसद है, लिखे। तो उस्ताद नज़्म के ज़रिए बच्चों को आसानी से ज़्यादा अल्फाज सिखा सकता है।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नज़्म के ज़रिए बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख जाते हैं। और बच्चों में क्या है, तख्लीकी नशोनुमा नज़्म की से ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, तदरीस टेक्नोलॉजी की चंद कवायद बयान करें। तो तदरीस टेक्नोलॉजी के मंदरजा झेल कवायद, तदरीस टेक्नोलॉजी से मुश्किल दरसी निकात या मुश्किल मफ़हूम आसान होता है। तदरीस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दर्स बेहतर और दिलचस्प होते हैं, और दरसी टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल से वक्त की बचत होती है। यानी जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं तो इसीलिए तो यूज़ करते हैं कि भाई टाइम की भी बचत होती है, आज चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तदरीसी मुआदिन अशिया पर नोट लिखिए। तो जो तदरीसी यानी जो शिक्षण सहायक सामग्री है उस पर नोट आपको लिखना है। यानी कुछ चीज़ों को आपका बयान, यानी आपको कुछ चीज़ों का बयान करना है, कुछ चीज़ों के बारे में लिखना है। तो आप लिख सकते हो तदरीसी मुआदिन अशिया में चार्ट, डस्टर, तख्त स्याह, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। यानी जितनी भी चीज़ें जब बच्चे को क्या करते हैं, तालीम देते हैं, उसमें जो जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वही तदरीसी मुआदिन अशिया कहलाती हैं। तो आप इस तरह से लिख देंगे। और मौलाना आज़ाद उर्दू पर, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो हैदराबाद हो जाता है। इसका आंसर जो है वो राइट हो जाता है, ठीक है ना। जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, आवारा किसकी नज़्म है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, मिजाज की हो जाती है। और ज़ौक़ का असली नाम क्या है? तो ज़ौक़ का नाम इब्राहिम ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़ हो जाता है। मौलाना हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो पानीपत में हुई थी, अंसारिया मोहल्ले में। और बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? तो बाबाए उर्दू डॉक्टर अब्दुल हक को कहा जाता है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, वेरी शॉर्ट। इस्म मारफा की तारीफ भी कीजिए और इसकी मिसाल भी बयान कीजिए। तो इस्म मारफा होता है प्रॉपर नाउन। इस्म मारफा का एक दूसरा नाम इसमें ख़ास भी है, यानी ऐसा इस्म जिससे किसी ख़ास मुकाम, शख्स या किसी ख़ास शय का नाम समझा जाए। मसलन असम, लखनऊ, बनारस, लाल किला वगैरह वगैरह का मतलब आप जानते हो, इत्यादि बहुत यानी और भी चीज़ें ETC, है ना। कौमी तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किस शायर ने लिखा है? तो कौमी तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा अल्लामा इकबाल ने लिखा है। और उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद के किसी एक अफसाना का नाम लिखें। तो कफन हो जाता है। आप बहुत से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कफन लिखा हुआ है तो आप यही लिख दें। और अगर जो और आपको याद हो वो आप और भी लिख सकते हैं। बुलंदख्वानी के लिए कौन सी महारतें ज़रूरी हैं? बुलंदख्वानी यानी ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं? बुलंदख्वानी कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है, जब बुलंदख्वानी से हम पढ़ते हैं तो इसमें बेझिझक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो झिझक है वो दूर हो चुकी है। क्योंकि भाई हम रोज़ आप लोगों को पढ़ाते हैं तो क्या है, तो झिझक अगर रहेगी तो हम आपको पढ़ा ही नहीं पाएंगे। यानी हमारे में क्या है, जो झिझकपन था वो ख़त्म हो गया, हम बेझिझक हो गए वो चीज़। ऐसे आप लोग चीज़ों को समझा कीजिए। और तलफ़ुज़ की सही अदायगी की सलाहियत, यानी तलफ़ुज़ क्या होते हैं, जब आप तेज़ तेज़ से पढ़ते हैं तो आपके तलफ़ुज़ सही हो जाते हैं, आप उसकी सही अदायगी की कोशिश करते हैं, और एक टाइम आता है जो आपके जो तलफ़ुज़ हैं वो एकदम से दुरुस्त हो जाते हैं। तो ये अपनी बात को दूसरों के सामने रखने की सलाहियत, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात होती है जब हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं कि अपनी बात को ही दूसरों के सामने नहीं रख पाते, अपनी बात को पेश ही नहीं कर पाते हैं। तो भाई जब हम ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़ कहेंगे तो अपनी बात को कह पाएंगे, और कहेंगे तभी तो कहते हैं बोलने से सब कुछ होता है। तो जब हम बोलेंगे तो भाई सभी कुछ होगा, हमारी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, प्रॉब्लम सुनी जाएगी तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें दुरुस्तगी आती है ये कि जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं
कोई या आप पढ़ रहे हो और उसमें कोई भी मिस्टेक है, कोई भी कमी है, तो ऐसा नहीं, अगर किसी ने ये चीज़ कह दी कि यहाँ पे दुरुस्तगी नहीं है तो वो अच्छी चीज़ है। अगर किसी ने कहा है दुरुस्तगी नहीं है तो उस पर वर्क किया जाएगा कि भाई हाँ हो जाता है कि भाई ज़बान है निकल जाता है, या दुरुस्तगी इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं थी, अब इल्म हो गया, अब दुरुस्तगी से बात करेंगे, दुरुस्तगी इसमें रहेगी। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है इमला और रस्मुल ख़त में क्या फ़र्क है। तो इमला और रस्मुल ख़त अलग अलग चीज़ें हैं। उर्दू रस्मुल ख़त अलग है और अरबी रस्मुल ख़त अलग है। किसी को सही तरह से लिखा जाए यानी अल्फाज में जो हुर्फ आए और जिस तरतीब से लिखे जाएंगे उन हुर्फों को सही जोड़ने को हम इमला कहते हैं, यानी अल्फाज मिलाकर लिखने को इमला कहते हैं। जैसे खातून, खे प्लस अलिफ प्लस ते प्लस वाव प्लस नून, तो खातून हो जाता है। मुमकिन, मीम प्लस काफ शाकिन प्लस नून, तो मुमकिन हो जाता है। फिर रस्मुल ख़त, दो रस्मुल ख़त में दर्ज झेल हुर्फ की शक्ल इस तरह होती है, जैसे जीम, चे, खे, सीन, शीन, द्वाद, जगह, चना यानी चचाहा, सफ़र, ख़तरा, ज़ईफ़, शरीफ, ऐन, गैन, फे, बड़ा काफ, ये हो जाता है। इल्म सर्फ किसे कहते हैं? इल्म सर्फ जिस इल्म में अल्फाज से बहस की जाती है इसे इल्म सर्फ कहते हैं, और उसके नकल लिखने में की जाती है, यानी इसकी क्या की जाती है, और उसकी नकल लिखने में की जाती है। ये अल्फाज गुफ्तगू में यानी बातचीत में आने पर अल्फाज के कोई ना कोई मानी होते हैं, जिसके असल मानी बोल चाल या जुमले होते हैं, या उनका ताल्लुक़ कवायद से नहीं होता है। कवायद में हुर्फ बामानी अल्फाज से बहस की जाती है, और कवायद आप जानते हो व्याकरण, ग्रामर है ना। मज़मून गोई और मज़मून निगारी किसे कहते हैं? तो मज़मून नवेशी, जिसे मज़मून निगारी भी कहा जाता है, उर्दू नश्र का अहम हिस्सा है। ये जदीद नशरी अफ़ाफ में शुमार भी होता है। किसी मौजू से मुताल्लिक़ ख़याल व जज्बात और तासुरात को मरबूत अंदाज में इस तरह पेश करना कि पढ़ने वाला बखूबी समझ जाए। मज़मून निगारी किसी भी मौजू पर मज़मून लिख सकता है। भाई कोई भी मौजू हो सकता है कि भाई 15 अगस्त के बारे में लिखो, 26 जनवरी के बारे में लिखो, कोई त्यौहार हो गया, ईद हो गई, होली हो गई, दिवाली हो गई, कुछ भी हो गया, आप उस पर लिख सकते हो। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती है ना। इसके लिए मौजू की कैद नहीं होती। देखिए वही चीज़ कही कि इसके लिए किसी भी चीज़ की नहीं कैद होती, प्लस मौजू की भी कैद नहीं होती है। मज़मून में ख़यालात का सिलसिला जारी ज़रूरी है, यानी सिलसिला ज़रूरी होता है। भाई इसमें ख़यालात होते हैं कि अब ऐसे ये चीज़ लिखनी, ऐसे लिखना है, शुरुआत कहाँ से करनी है ना। हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वर्क किया जाता है। उर्दू में मज़मून निगारी की इब्तिदा दिल्ली कॉलेज से होती है। उसके बाद है तदरीस में समई व बशरी मुआदिन अशिया से क्या मुराद है, या समई बशरी अशिया कौन कौन सी, उसके बारे में लिखें। तो आपको पता है समई यानी सुनकर, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इल्म को हासिल करते हैं, तो सुनकर यानी इसमें रेडियो लिख देंगे। बशरी यानी देखकर, जिससे हम इल्म हासिल करते हैं, इल्म लेते हैं, तो उसको बसरी कहते हैं। इसमें क्या लिख देंगे, इसमें जैसे किताब लिख देंगे, चार्ट लिख देंगे, मॉडल लिख देंगे, वगैरह लिख देंगे। वगैरह का मतलब ये होता है इत्यादि, और भी बहुत सी चीज़ें। तो इसमें अगर आप 2 चीज़ें लिखेंगे और वगैरह लिख देंगे तो ये अच्छा रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया समई और बसरी असिया। और अगर समई और बसरी इस तरह से लिखा हो कि बीच में ये निशान बना हो, तो समझ लीजिएगा आपसे ये पूछने की एक होता है समई, एक होता है बसरी, और एक होता है समई बसरी। ठीक है, तो समई बसरी में आपका टीवी, मोबाइल और लैपटॉप और आपका कंप्यूटर, ये सब आ जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देख ले कवायद के बारे में, कवायद से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, फिर एक बार कर लेते हैं। इब्तिदाई दर्जात में कवायद की तदरीस के क्या मकासद होते हैं? तो कवायद के मकसद क्या होते हैं? कवायद की तदरीस का असल मकसद ज़बान का सही इस्तेमाल यानी सही बोलना, सही लिखना और सही पढ़ना है। क्योंकि कवायद से क्या होता है, हम लोग सही पढ़ते हैं, सही बोलते हैं, सही लिखते हैं। जब भाई सही पढ़ा है कि पता है कि किस तरह से चीज़ें लिखी जाती है, कैसे ज़ेर ज़बर का ख्याल रखा जाता है, जैसे हिंदी हो गई तो कैसे पाई मात्रों का ख्याल रखा जाता है ना। तो वही तो ग्रामर, वही तो कवायद है। तो इसमें जब हम सही पढ़ते हैं तो सही बोलते भी हैं और सही लिखते भी हैं। कवायद से ज़बान की बनावट का इल्म होता है और इसके लिहाज से कवायद से इसकी ज़बान का सही लिखना, पढ़ना और बोलना होता है। कवायद ज़बान की गलतियों से बचाती है और रोकती है। मादरी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान पर काबू पाने के लिए बेहतरीन ज़रिया कवायद है। ठीक है, तो आपको वही लिखना है कि कवायद से क्या क्या होता है, बस उसी तरह से आपको लिख देना। भाई आपको ग्रामर आती है, ग्रामर से आप में गलतियाँ नहीं होती हैं। आप जब सही पढ़ते हो तो सही बोलते भी हो, सब सही बोलते हो तो सही लिखते भी हो, हर चीज़ सही समझते भी हो, तो यही चीज़ हो जाती है इसमें ज़बान की बनावट। अब जब बोलेंगे तो अच्छे से तलफ़ुज़ को बोलेंगे। जो चीज़ जैसे शाम है तो आप शाम ही कहेंगे, है ना। शब है तो सब तो नहीं कहेंगे, शब यानी रात होती है तो आप शब कहेंगे। और कुछ लोग जैसे जिनकी कवायद दुरुस्त नहीं है तो सब बोल सकते हैं, या सब, जैसे सब का मतलब होता है बहुत सी चीज़ें, हमने कहा ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे, सब चीज़ें हम ले लेंगे, तो बहुत लोग उसको क्या कहते हैं, शब बोल देते हैं। जो कि देखिए दोनों एक सब और शब में फ़र्क होता है। तो ऐसे करके तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कवायद इसके ज़रिए ये चीज़ों में यानी इन चीज़ों में सुधार होता है। उसके बाद है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को 2 रोज़ के लिए छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। तो छुट्टी की दरख्वास्त आपको जैसे एप्लीकेशन लिखना होता है बाखिदमत यानी सेवा में, जैसे आप लिखते हो सेवा में, वैसे बाखिदमत। प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य महोदय। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज शहर का नाम आपको लिख देना है, मोहतरम या मोहतरमा। भाई अगर भाई लेडीज़ में है तो मोहतरमा और अगर जेंट्स में है तो मोहतरम। अर्ज़ ये है कि मेरे बुखार आ गया है, डॉक्टर ने मुझे 2 रोज़ के आराम के लिए सलाह दी है। ठीक है, लिहाजा दरख्वास्त है यानी आपसे सविनय निवेदन है, मेरा दरख्वास्त है कि मुझे कल और परसों 2 दिन की छुट्टी मंजूर करने की मेहरबानी करें। यानी 2 रोज़ की छुट्टी देने की, जैसे कहते हैं कृपा करें आप लोग, तो मेहरबानी करें यही। और शुक्रिया यानी धन्यवाद, जहाँ पे लिखते हैं थैंक यू वो चीज़। और यहाँ पे फिर आप अपना XYZ जैसे अलिफ बे ते दर्जा कौन सा है वो बस यहाँ पे ऐसे ही डाल देंगे, दर्जा अलिफ बे ते ये लिख के और कंप्लीट हो जाएगा ये आपका, और 2 नंबर आपके पक्के हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है तदरीस के लिए सबसे अहम चीज़ है दर्जा। यहाँ पे देखिए आंसर ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ है मंसूबा सबक तैयार करना। तो सबसे अच्छा होता है मंसूबा सबक तैयार करना जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ग्रामर पे ध्यान दें, पहले हम उनके बोलने पे ध्यान दें, उनकी दुरुस्ती की पे नहीं, सबसे पहले मंसूबा सबक बनाएंगे। समई व बसरी असिया है, कौन है? समई और बसरी आपकी है, दोनों मतलब समई हमने आपसे कहा था ना, समई बसरी, समई व बसरी असिया तो टेलीविज़न है। तो यहाँ पे टेलीविज़न, जिससे टेलीविज़न में क्या होता है हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और बच्चों को प्रोजेक्ट का काम देने का मकसद क्या होता है? तो बच्चों में प्रोजेक्ट का काम देने से बच्चे खुद करके सीख सकें, क्योंकि प्रोजेक्ट जब आप देते हैं तो बच्चे खुद से ही तो चीज़ों को बनाते हैं, तो बस वही चीज़ हो गई। और मुहासबा व तज़किया का मकसद क्या होता है? तो तलबा की सलाहियत को जांचना और कमियों को यानी कमियों को भी समझना, है ना, दूर करना, उनको समझकर और उनको दूर करना। तो मुहासबा और तज़किया का यही मकसद होता है। तलबा को पढ़ने के लिए तैयार करना, ये तो उसका ऑप्शन का हो जाता है। तो ये तो आपका आंसर तो पहले ही निकल आया है, तो इसको नहीं पढ़ने की खैर ज़रूरत है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें भाई, ना कहो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये चीज़ हो जाता है। ये क्या है? ड्रामा की तदरीस का ख़ास मकसद क्या है? तो बच्चों को ड्रामा करने में माहिर बनाना और
खेल कूद में दिलचस्पी पैदा करना, बच्चों को खुश करना या अल्फाज और जुमलों की अदायगी का फ़न सिखाना। तो भाई यही हो जाता है ड्रामा की तदरीस का ख़ास मकसद, यही है भाई, फ़न सिखाना हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, दौरान तदरीस इमदादी मुआइन अशिया के क्या अहमियत है? चंद मुआइन अशिया के नाम लिखिए। तो दौरान तदरीस मुआदिन अशिया, तो मुआदिन अशिया यानी जो सहायक सामग्री, तो तदरीस के दौरान मुआदिन अशिया के इस्तेमाल से सबक दिलचस्प और आसान भी होता है। बिल्कुल सही बात है, आसान हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है। और अब तो समई और बसरी अशिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा, इससे बच्चे और इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को पढ़ते हैं। तो चंद मुआदिन अशिया क्या हो जाती है? चाक, डस्टर, तख्त सियाह, आप इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे मुआइन यहाँ इसमें अशिया में आती हैं, यानी समई ज़राए, बशरी ज़राए, समई और बशरी ज़राए। तो समई व बशरी ज़राए में तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से है। तदरीस नज़्म के दौरान किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? तदरीस नज़्म में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तलबा शायर के लुत्फ़ को समझ सकें और उस्ताद लुत्फ़ अंदाज हो सकें, यानी उस्ताद से लुत्फ़ अंदाज हो सकें और चीज़ों को समझ सकें। बच्चे में खुदा परस्ती, रहम दिली और सच्चाई और दयानतदारी और हब्बुल वतनी के जज्बात फ़रूग़ पा सकें। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कुछ हम इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, बाकी आप लोग देखते हुए चलें। फ़नी महारतों पर मुख्तसर नोट लिखे। फ़नी महारतें अभी आपको हम बता चुके हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, बस यही है, स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। दौरान तदरीस दर्जा का माहौल कैसा होना चाहिए? तो खुशगवार होना चाहिए, है ना। और इसमें है बच्चे को इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में देना क्यों ज़रूरी है? भाई बच्चा अपने स्कूल जाता है तो अपने घर से क्या लेके जाता है? मादरी ज़बान। अगर उस पर रोक टोक लगेगी तो भाई बच्चा सीख नहीं पाएगा और बच्चे की दिलचस्पी भी स्कूल जाने में नहीं रहेगी। तो इसलिए मादरी ज़बान में बच्चों को क्या इल्म देना ज़रूरी हो जाता है। अब इतना ऐसे ही लिख देंगे। और पढ़ाने तदरीस के नए और पुराने तरीक़ा में क्या फ़र्क है? तो भाई बहुत फ़र्क है। पुराना तरीक़ा में ये था कि बच्चे को नहीं सब कुछ माना जाता था, जो आलिम था उसको सब कुछ माना जाता। आज बच्चे को सब कुछ माना जाता था। पहले आलिम क्या करते थे? आलिम ने कह दिया कि ये करना है तो करना है, बच्चे को क्या रटवाते थे चीज़ों को। आज क्या है, बच्चा करके सीखता है। तो ये चीज़ें आप ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद है यहाँ पे मंसूबा सबक हो जाता है, ये तो हम आपको बनवा चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, फिर से आया है, ठीक है ना, क्योंकि जितनी बार आया है उतनी बार यानी हमने आपको दिखाने के लिए हम लेकर आए हैं कि आप लोग देखें कि मंसूबा सबक कितना आता है। और उर्दू ज़बान के तरीक़ा तालीम पर रोशनी डालिए। तो उर्दू ज़बान आपको पता है कि उर्दू ज़बान तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी लश्कर हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ICT तो के इस्तेमाल से हम तदरीस को कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो हम लोग इसके इस्तेमाल से चीज़ों को आसान बना सकते हैं, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, क्वेश्चन और भी स्टार्ट हैं, थोड़े से और देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको देख लें, क्योंकि टाइम कम है तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ लें। बाकी तो आपके यहाँ पे टिक भी लगे हुए हैं, ठीक है, आप लोग समझ लें इसको। वही चीज़ बार बार लौट के आ रही है। तो यहाँ पे देख लें, कवायद, उर्दू, ये सभी देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, यानी समई, बसरी, वही सब आ रहा है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, यानी एक ही चीज़ को बार बार आप समझेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, टाइम जो है जाएगा। हालांकि जितनी बार चीज़ों को सीखें उतना अच्छा होता है, लेकिन टाइम की वजह से हम ये कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे देख लें, कि आप लोग यहाँ पे चीज़ों को समझ लें कि इस तरह से बार बार क्वेश्चंस क्या होते हैं तो रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी और चीज़ें अच्छी भी लगी होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।
और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और आपका एग्ज़ाम देखिए कंप्लीट बस होने ही वाला है और एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप लोग क्लास से जुड़ें, चैनल से जुड़ें, चीज़ों को समझें, क्योंकि हमने कहा कि देखिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका 50 to 70% चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि 30% कहीं ना कहीं पर 30% चीज़ें आपको मिलती हैं जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से। तो आप लोग चैनल से जुड़ें, अपने क्लास यानी क्लासेस ज्वाइन करें, क्लास को अटेंड करें, रोज़ का रोज़ पढ़ें। कहते नहीं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना बूंद बूंद से सागर बन जाती है। तो आप लोग सागर बनाएं, एकदम से बोझ को अपने पे ना ला दें। ठीक है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाए बस फटाफट से, फिर उसके बाद में आपके क्लासेस कंटिन्यू किए जाएंगे। थैंक यू।